हेलो फ्रेंड्स, सबको मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आजकल दिमाग में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा है कि भैया ये जो एनसीएल एचएमएम की वैकेंसी है वो आएगी या नहीं आएगी, या कब आएगी, पेपर कब होगा, नौकरी कब मिलेगी, या आएगी भी तो वैकेंसी कितनी आएगी, कितना जल्दी पेपर हो सकता है। तो आज मैं इन सब के रिगार्डिंग आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूं और मैं यहाँ पे आपको दो चीजें बताऊंगा। एक तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर है और दूसरी बात आप सभी के लिए एक बुरी खबर है। कुछ लोगों के लिए बुरी खबर है, सबके लिए नहीं। अब वो कौन सी खबर अच्छी है और कौन सी खबर बुरी है उसको जानने से पहले एक बात और जान लें कि जैसा कि आप सभी को पता होगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है PESB। उन्होंने 10 लोगों का इंटरव्यू लिया था, अलग अलग कंपनी से, एनसीएल से, सीसीएल से, ईसीएल से और रेलवे से भी, टूरिज्म डेवलपमेंट से भी कुछ लोगों को बुलाया था। और उनके 10 लोगों के इंटरव्यू में से एनसीएल के अगले चेयरमैन का मैनेजिंग डायरेक्टर को चुन लिया गया है, जिनका नाम है मिस्टर भोला सिंह। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये एनसीएल के, ये नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सिंगरौली के अगले चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे और ये बहुत जल्दी अपना पद संभाल लेंगे। अगर हम इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो इन्होंने बीटेक ऑनर्स किया था, कहां से, आईआईटी खड़गपुर से किया था। और इनका टोटल 32 से 33 इयर्स का एक्सपीरियंस भी हो चुका है। इन्होंने एनसीएल सिंगरौली में ही अपनी लाइफ स्टार्ट की थी, जिन्होंने बीटेक करने के बाद ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी जीईटी के पोस्ट पे सिंगरौली में ही ज्वाइन किया था। उसके बाद इन्होंने एक बहुत बड़े बड़े कंपनियों के साथ काम किया, प्राइवेट के साथ, पब्लिक के साथ, प्लस बहुत सारी बड़े बड़े इंडस्ट्रीज को सेटअप करने पे भी इन्होंने मदद किया है। इन्होंने जैसे कि शासन पावर लिमिटेड है, आपको पता होगा सिंगरौली वेढ़न के पीछे जो बना हुआ है शासन पावर लिमिटेड, इसको बनाने के पीछे भी, उसके डेवलपमेंट, उसके पूरे निर्माण के पीछे भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। जैसे ही ये खबर कोल इंडिया लिमिटेड में पहुंची और बाहर के कुछ मीडिया हाउसेस को ये बात पता चली तो कुछ लोगों ने इनका इंटरव्यू भी किया। और इनके अगर ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड बिल्कुल साफ सुथरा है, सिर्फ काम करने पे विश्वास करते हैं। जिसकी खुद की छवि इतनी अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है ये जो अगला रिक्रूटमेंट आपका होने वाला है इसमें भी अच्छे छवि के लोग ही आ पाएंगे। और जो प्लानिंग कर रहे हैं कि हम ऐसे चले जाएंगे, वैसे चले जाएंगे, तो उनके भी अरमानों पे पानी फिरने वाला है। कैसे, मैं आगे बात करूंगा। थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो कितनी आएगी, एक्सपेक्टेड वैकेंसी कितनी है, कब पेपर होगा, कब नहीं होगा, क्या होने वाला है। तो उसके बारे में आपको बता दूं कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि एक्सपेक्टेड वैकेंसी जो भी है, आप इतना तो मान के चलिए कि 200 वैकेंसी से कम नहीं आ रहा है, और 400 वैकेंसी भी आ जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि इनके पास बहुत ज्यादा वैकेंसी तो नहीं खाली है, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगा लेंगे तो 3000 वैकेंसी ऑन एन एवरेज उठा लीजिए और उसका जो है 1/3 उठा लीजिए, क्योंकि पूरी वैकेंसी एक बार में तो निकाल नहीं सकते। और उसका 1/3 निकाल लेंगे तो आपके पास 1000 का फिगर आएगा। मतलब कि हमारी जो टोटल वैकेंसी है वो 1800 से 1000 हो सकती है। लेकिन क्या वो सिर्फ डंपर ऑपरेटर को हायर कर लेंगे तो उनका काम हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। उसमें डंपर ऑपरेटर की वैकेंसी या तो 1/4 हो सकती है या तो 1/3 हो सकती है। तो हम मान के चलते हैं अगर 1/4 भी हुई तो भी 250 के लमसम में आएगी या 200 आएगी, और 1/3 हुई फिर भी हम ये मान के चले कि कम से कम 300 के लमसम में तो आएगी। अप्रोक्सीमेटली जो 300 का फिगर है वो देखने को आपको मिलेगा। और हम बात करें कि वैकेंसी कब आएगी या कब आने वाली है, तो मैं आपको बता दूं कि ये अभी चार्ज लिया नहीं है इन्होंने, ये चार्ज बहुत जल्दी लेने वाले हैं। समझ लीजिए 1-2 महीने में चार्ज लेने वाले हैं। और ये जो नए मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इनके चार्ज लेते ही आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और ये बहुत अच्छी खबर है कि ये नोटिफिकेशन आएगा। और खास करके जो पिछले जितने भी स्टाफ थे, जो खास करके जिसपे सवाल उठ रहे थे कि भैया ये मिले हुए हैं, ये जो वैकेंसी हुई है पूरा फ्रॉड है, ये है वो है, उसमें मिले हुए हैं, तो आपको पता होगा कि उन सबको फिलहाल के लिए यहाँ से हटा दिया गया है। मतलब अब यहाँ पे वो पुराने लोग नहीं है जिन्होंने पिछला रिक्रूटमेंट करवाया था। और खास करके ये जो वैकेंसी है, अभी ये मान के मत चलिए कि एनसीएल पेपर कंडक्ट करवाने वाला है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत कम चांस है। जब से पिछला एचएमएम का पेपर हुआ है तभी से आपको पता होगा कि पिछली एचएमएम की वैकेंसी जो थी वो सवालों के घेरे में थी। इसीलिए एनसीएल ने, कोल इंडिया ने, सबने मिलकर डिसाइड किया कि भैया इस चीज को दूर करने के लिए, खास करके जो पब्लिक है, जो बच्चे हैं, तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके मेहनत को प्रॉपर रिजल्ट मिले, इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया था कि ये पेपर ना हम करवाएंगे, हम इससे बढ़िया एक बाहर की एजेंसी को सौंप देते हैं। तो अभी के लिए ये मान के चलिए कि पेपर आपका एक बाहर की एजेंसी कंडक्ट करवाने वाली है, चाहे भले वो एनसीएल के अंडर में रह के करवाए या आपके कोल इंडिया के अंडर में रह के करवाए। दूसरी बात, ये पेपर कब होगा, तो आप ये मान के चलिए कि उनका टारगेट है कि अगले साल मई के महीने में ज्वाइनिंग दे देना। अगले साल मई के महीने में ज्वाइनिंग दे देना। अगर वो मई के महीने में ज्वाइनिंग दे देंगे तो इसका मतलब उनको पेपर या तो जनवरी या तो फरवरी तक कंडक्ट करवा के कंप्लीट करना पड़ेगा, तभी वो मार्च तक रिजल्ट दे पाएंगे।
और तभी वो अप्रैल मई 1-2 महीने में डॉक्यूमेंटेशन खत्म करके मई में ज्वाइनिंग दे पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जनवरी या फरवरी में पेपर अगर कंडक्ट होने वाला है तो नवंबर या मैक्सिमम नवंबर के लास्ट वीक तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। तो नवंबर तक नोटिफिकेशन आ जाएगा, इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि अभी से थोड़ा सा टारगेट कर लेते हैं। 120 दिन का स्टडी प्लान बना लेते हैं, 120 डेज। आज से भी हम गिने तो हमारे पास करीब करीब 120 दिन के आसपास अवेलेबल है। 120 दिन का स्टडी प्लान बना लेते हैं और बिल्कुल अच्छे से लग जाते हैं इस चीज को क्रैक करने के लिए। बुरी खबर बताऊंगा तो फिर आप और भी ज्यादा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, और खास करके अगर आपको एनसीएल में नौकरी चाहिए तो। बाकी आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि एनसीएल में रहे, यहीं आपके फादर हैं, यहीं आपके कोई रिलेटिव वर्किंग है, तो आप भी यहीं पे पोस्टिंग हो जाए, तो आपको मैं बैड न्यूज बताऊंगा तो आप फिर अपनी मेहनत को दोगुना तिरगुना अपने आप कर देंगे। हम बात करें उस बुरी खबर की, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि अभी जो है, अभी फिलहाल में जो सिनेरियो चल रहा है, जिसको अभी अपकमिंग वैकेंसी में नौकरी लेना है, उसको क्या करना होगा। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि आपकी तैयारी को और ज्यादा स्मूथ करने के लिए हम एक टेक्निकल बैच लेके आ रहे हैं। टेक्निकल बैच बोले तो हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल होगा, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में होगा। इसमें लाइव क्लास प्लस रिकॉर्डिंग आपको अवेलेबल होगी। लेटेस्ट सिलेबस पे बेस्ड होगा। 6 टेस्ट सीरीज, 6 टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूडेड होगी, और सिर्फ टेक्निकल बैच है। याद रखिएगा, अगर आपका जीएस, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश वाला पोर्शन कंप्लीट हो तो आप इस बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें हमने इस बार क्या किया है कि एलिमेंट्री नॉलेज के साथ साथ हमने एडवांस नॉलेज को भी जोड़ लिया है, क्योंकि एलिमेंट्री नॉलेज होता है क्लास 10 तक का, और एडवांस नॉलेज होता है बीटेक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में। एक टॉपिक होता है, एक सब्जेक्ट होता है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, तो उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड कर रखा है। उसके अलावा आपका डीजल इंजन के बारे में जितना भी डिटेल में हम जाके पढ़ाई कर सकते हैं वो यहाँ पे करेंगे। प्लस इसके साथ आपका ट्रैफिक अवेयरनेस, और ट्रैफिक अवेयरनेस की वो सारी बातें जो 2021 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नॉर्म्स कुछ लेकर के आए हैं गाड़ियों से रिलेटेड, वो सब हम कवर करेंगे। उसके अलावा फर्स्ट एड इंक्लूड्स इमरजेंसी फर्स्ट एड, यानी कि जो फर्स्ट एड है प्राथमिक चिकित्सा, उसको भी हमने ऐड करके रखा है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने सिलेबस में दिया था बट उससे रिलेटेड सवाल सिर्फ एक ही पूछा था। और इस बैच में आपको एक डीजल एंड पेट्रोल से रिलेटेड जो आपका सब्जेक्ट था, एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल, उससे रिलेटेड आपको एक ई बुक भी मिल जाएगी, ताकि आप अपनी पढ़ाई खुद से भी कर सकें, जिसमें आपको करीब करीब 500-600 एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा सिलेबस की बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा लास्ट में बात करेंगे कि भैया वो बुरी खबर क्या है। तो हम इसका सिलेबस कवर करने जा रहे हैं बैच में, वो कुछ इस प्रकार है। एलिमेंट्री एंड एडवांस नॉलेज ऑफ डीजल एंड पेट्रोल में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू इंजन, यानी कि इंजन का परिचय, इंजन बेसिक्स, कंपोनेंट्स, स्पार्क इग्निशन और आपका जो कंप्रेशन इग्निशन, ये जो 2 टाइप के इंजन है इसके बारे में देखेंगे। सिलेंडर ब्लॉक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके बारे में देखेंगे। कनेक्टिंग रॉड क्या होता है, इसका काम क्या होता है, इसको भी देखेंगे। क्रैंकशाफ्ट क्या होता है, इसके बारे में भी पढ़ना है। कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन, इनटेक एंड एग्जॉस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। कार्बोरेटर ऑपरेशन के बारे में भी देखेंगे। क्लच के बारे में देखेंगे। स्टीयरिंग सस्पेंशन के बारे में देखेंगे। व्हील्स एंड टायर, ब्रेकिंग सिस्टम, इंजन इक्विपमेंट, मतलब कि गियर बॉक्स, ये सब चीजें क्या है, उन सब के बारे में देखेंगे। प्लस साथ में इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इंजन में जो इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स होता है उसका मेंटेनेंस, प्लस रिवीजन। और लास्ट में हम क्या करेंगे, प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उससे रिलेटेड हम एक बार उठा के देखेंगे कि क्या हमसे अब बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। साथ ही में अगर हम ट्रैफिक अवेयरनेस की बात करें, इसमें यातायात जागरूकता वाले सब्जेक्ट की बात करें, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेंगे। अब इससे रिलेटेड बहुत सारे कानून हैं, यानी कि लॉ रिलेटेड टू रोड ट्रैफिक, उसको भी पढ़ना है। रोड पे जो मार्क्स बने होते हैं उसको भी देखना है। ट्रैफिक सिग्नल्स भी पढ़ना है। ट्रैफिक पुलिस के जो हाथ के सिग्नल होते हैं, जब आप एक चौराहे पे जाते हैं, एक ट्रैफिक पुलिस आपको हाथ दिखाता है, इधर घूमो, उधर घूमो, इधर मुड़ जाओ, उधर मुड़ जाओ, सीधे चले जाओ, तो उसको भी देखेंगे। साथ में इग्निशन नॉर्म्स, व्हीकल का वेट, लैडन एंड अनलैडन, ठीक है, कोई ट्रक है, खाली ट्रक का वेट कितना होना चाहिए, लदे हुए ट्रक का वेट कितना होना चाहिए, और कितने चक्के का है तो कितना होना चाहिए, वो सब देखेंगे। साथ में व्हीकल का इंश्योरेंस, वाहन का बीमा देखेंगे, क्या होता है, कितने टाइप का होता है। साथ में जो 2021 में जो नए अमेंडमेंट्स किए गए हैं ना ट्रैफिक में आपके गाड़ियों में, और ये जो आपका ई व्हीकल्स आ गई हैं मार्केट में, बाइक्स आ गई हैं, ई बाइक्स, ई कार्स आ गई हैं, तो इनके बारे में क्या नॉर्म्स, हमारी सरकार क्या कहती है या हमारे नियम क्या कहते हैं, उसको भी देखेंगे। साथ में अगर हम फर्स्ट एड की बात करें, जो हमारा अगला टॉपिक है, उसमें हमें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से ये टॉपिक्स कवर करना है, क्योंकि भैया पिछले पेपर में तो चलो ठीक है
कि उन्होंने लास्ट मोमेंट में आपका पेपर का पैटर्न बदला था, लास्ट मोमेंट में कुछ सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस चीजों को ऐड किया था, क्योंकि वहां पे सारी चीजें पहले से कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही थी। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट एड में देखें तो फर्स्ट एड में आपको क्या पढ़ना है, एक्टिंग इन इमरजेंसी। ठीक है, अगर कोई इमरजेंसी होती है, कहीं कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे। ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के बारे में कि कहां चोट लग जाता है, सबसे खतरनाक जगह कौन सी है जहां चोट लग जाए तो आप मतलब इमीडिएट फर्स्ट एड की जरूरत होगी, प्राथमिक चिकित्सा की जरूरत होगी। अगला है हमारा एसेसिंग द विक्टिम, यानी कि पीड़ित का आकलन, ज्यादा चोट लगी है, कम चोट लगी है, या बेहोश है, क्यों है, किस लिए, ये सब जानकारी। ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, शॉक लग जाए क्योंकि एनसीएल में है, कंपनी में है, आप किसी गाड़ी को चलाएंगे, हो सकता है वो पावर से ऑपरेटेड हो तो आपको झटका लग सकता है, अगर शॉक लग गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। वॉन्ड्स एंड सॉफ्ट टिश्यूज इंजरीज, या कोई घाव हो गया, कोमल ऊतकों या चमड़े उखड़ गए तो उसमें हम क्या करेंगे। बर्न हो गया, जल गए किसी मशीन में, बाई मिस्टेक आग लग गया, जो कि आपको पता है छोटे मोटे कभी कभी एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो आग लग गया तो उस कंडीशन में क्या करेंगे। हेड एंड स्पाइनल इंजरीज, सर में चोट लग गया तो क्या करेंगे। चेस्ट, एब्डोमेन एंड पेल्विक इंजरीज, ठीक है, कभी आप गिर गए, छाती की तरफ गिर गए, या कभी पीठ की तरफ गिर गए, या पेट की तरफ गिर गए, तो अगर आपको चोट लगती है तो उस कंडीशन में क्या किया जाना चाहिए। बोन, जॉइंट एंड मसल इंजरीज, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में चोट लग जाए तो हम उस कंडीशन में क्या करते हैं। कोल्ड एंड हीट इमरजेंसी, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, एसी बहुत ज्यादा ठंडा हो जाए, या बहुत ज्यादा कोई ठंडी गैस लीकेज हो जाए, या बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, आपको इमीडिएट बेहोश कर दे, उस कंडीशन में क्या करेंगे। और अगर कोई कहीं किसी मशीन में फंस गया है, कोई दुर्घटना हो गई है, हमें उसको बाहर निकालना है। रेस्क्यूइंग एंड मूविंग विक्टिम्स, कि पीड़ितों को बचाना और आगे बढ़ाना, ठीक है, उनको वहां से निकाल करके बाहर की तरफ ले आना। ये हमारा जो नया वाला बैच है उसमें ये सिलेबस हम कवर करेंगे। प्लस इसके साथ मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर इसके अलावा मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि वो बच्चे जो चाहते हैं कि मेरा 100% एनसीएल में नौकरी इस बार तो लग ही जाए, चाहे जैसे भी लग जाए, चाहे कितना भी मेहनत करना पड़े, तो मैं आपको बताता हूं कि भैया पिछले पेपर पे आपने इतने सवाल उठाए और ऑब्वियस सी बात है सवाल उठाने के लायक था भी वो, फिर भी 81 प्लस बच्चे, 81 से ज्यादा स्कोर करने वाले बच्चों का सिलेक्शन हो गया, चाहे वो पढ़ के हुआ चाहे जैसे भी हुआ। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे थे जो हमारे बैच के थे, अपने ही बैच के थे, अपने ही क्लास के थे, जिन्होंने 81, 82 और 83 स्कोर लाकर भी आराम से नौकरी ले ली, ठीक है, जॉब ले लिया यहाँ पे, और वो अभी के डेट में वो ज्वाइन कर चुके हैं। तो अगर आप 100% श्योर शॉट चाहते हैं तो आप अपना सेफ स्कोर ये मान के चलिए कि 81 या 82 का अगर आप सेफ स्कोर बना लेंगे जनरल कोटा में तो आपका सिलेक्शन पक्का है। बट बात आती है 81 और 82 का स्कोर कैसे किया जाए। तो देखिए इसके लिए आपको कुछ कुछ स्ट्रैटेजी अपनानी पड़ेगी। मैंने आपको बताया था कि 120 दिन का 120 डेज का आपको प्लान बनाना पड़ेगा। अब 120 डेज का प्लान बना के हम क्यों पढ़े, अभी क्यों पढ़े, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जो मैंने आपको बताया था कि बैड न्यूज वो क्या है, और बैड न्यूज सच में बहुत सारे लोगों के लिए बैड होगी। देखिए जो एनसीएल में भी जो वैकेंसी आ रही है ना 2022 मान के चलिए 2022 वाली, कि भैया जनवरी में पेपर होगा, तो मान लीजिए जनवरी 2022, आपके पास 3-4 महीने बचे हुए। तो अगर जनवरी में पेपर होता है 2022 में, तो उसके बाद एक चीज समझ के चलिएगा कि 2 साल तक वैकेंसी नहीं आएगी, 2 इयर्स तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी आपके एचएमएम ऑपरेटर से रिलेटेड, 2 साल तक कोई वैकेंसी नहीं आएगी, ये आप नोट करके रख लीजिएगा, ठीक है। मतलब अभी जो आपका एचएमएम ऑपरेटर का पेपर होगा, इसके बाद आपको 2 साल तक, 2 इयर्स तक आपको एचएमएम की वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। अब आपको अगली एचएमएम की वैकेंसी जो देखने को मिलेगी वो 2024 या 2025 में देखने को मिलेगी, और आप इस चीज के लिए फीता बांध के तैयार हो जाइए। अगर आपके पास इतना टाइम है तो बिल्कुल आपको जो करना है करिए, घूमिए फिरिए टहलिए, जो भी करना है करते रहिए, जो भी कर रहे हैं वो भी करते रहिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि भैया इतना हम इंतजार नहीं कर सकते, हमें तो बस ये अभी दिला दो जनवरी में, तो जनवरी में अगर आपको वैकेंसी चाहिए तो 128 डेज का प्लान बना लीजिए, और आज से बना लीजिए, कल सुबह 4 बजे या 5 बजे उठने के बाद ये टाइम टेबल इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए आपके ऊपर। नहीं तो फिर कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, इतनी सारी गवर्नमेंट जॉब्स के फॉर्म निकलते हैं, हम भी भरेंगे, हम भी तैयारी करेंगे, हम भी अपना लाइफ बर्बाद करेंगे, हम भी अपना टाइम स्पेंड करेंगे। मैं खास करके उनके लिए बता रहा हूं जो खास करके एनसीएल पे फोकस करके बैठे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और खास करके कुछ लोग निकालते भी जा रहे हैं। आपको पता होगा कि बहुत सारे लोगों ने कि सीजीएल का प्री भी दे रखा है, अभी मेंस का इंतजार कर रहे हैं, पेट यूपी पेट भी दे रखा है, उसके भी मेंस का इंतजार कर रहे हैं, स्कोर भी बढ़िया बढ़िया लेके आए हैं। जो तैयारी कर रहे हैं अदर थिंग्स की, तो बेफिक्र रहिए, आप अपना जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए। मैं आपको 120 डेज का बता रहा हूं कि आपको करना क्या है अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। देखिए सबसे पहले आप 120 डेज में सबसे पहला काम करना है कि 4 से 5 बार रिवीजन। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा।
आप चाहे तो ट्राई करके देख लीजिएगा, और पिछली वैकेंसी में भी ये चीज लागू था। अगर आप 4 to 5 टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और आप कोशिश करिए ना, जो एनसीएल के पेपर हैं, एनसीएल टाइप के पेपर जो होते हैं, जिनके सिलेबस का कोई ठिकाना नहीं, जिनका पता नहीं कि वो क्या क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने का कोशिश करिए, मैक्सिमम एमसीक्यू। ठीक है, मैक्सिमम एमसीक्यू कहां मिलेगा आपको? भाई कुछ कुछ टॉपिक से रिलेटेड, देखिए बच्चों के मन में बहुत डाउट है कि भैया ये जो जीएस वीएस है, वो तो मार्केट में बहुत सारी किताबें आती हैं, वो तो हम कहीं से भी खरीद के पढ़ लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम आती है ना, ये टेक्निकल ट्रैफिक अवेयरनेस कोई किताब नहीं, डीजल एंड पेट्रोल इंजन कोई किताब नहीं, एक दो है भी तो समझ में नहीं आता क्या पढ़े, पूरी किताब पढ़ लें या क्या करें। फर्स्ट एड की तो भैया कहीं कुछ भी नहीं दिखता। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। मैंने आपको क्या बताया कि आपको यहाँ पे एक बुक भी दी जाएगी, खास करके दोनों तीनों सब्जेक्ट की आपको एक एक ई बुक मिल जाएगी। और आपको ट्रैफिक से रिलेटेड में आपको 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो उसमें करीब करीब आपको 700-800 हैं, बट 300 के आसपास 100% श्योर शॉट ट्रैफिक अवेयरनेस उससे बाहर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उससे बाहर होता ही नहीं है। फर्स्ट एड में भी मैं आपको करीब करीब 300 क्वेश्चन के लमसम में प्रोवाइड करूंगा, जिसके बाहर फर्स्ट एड बनता ही नहीं है। और आप पिछले किसी भी पेपर का, इसको अभी ट्राई कर लीजिएगा उस पीडीएफ को, कि आप कोई भी पेपर हो रहा होगा फर्स्ट एड से रिलेटेड, वहां ट्राई कर लीजिए कि आपने जो पढ़ा है आप उसको अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो आपने सही पढ़ा है, नहीं कर पा रहे हैं तो आपने गलत पढ़ा है। प्लस इसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, इसके साथ आपको टेस्ट पेपर सॉल्व करना पड़ेगा भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और कितने? मिनिमम 25। 1 से 10 तक में आपका स्कोर कितना भी हो डजंट मैटर, लेकिन 10वें टेस्ट के बाद से आपका स्कोर 80 प्लस आना चाहिए। अगर आप ये कर पा रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन इतनी आसानी से नहीं 80 प्लस स्कोर आना स्टार्ट हो जाएगा। 12 तारीख के बाद से हमारा भी टेस्ट सीरीज शुरू हो रहा है। अगर कोई चाहे तो उस टेस्ट सीरीज को देख करके भी अपने स्कोर को आप देख सकते हैं। तो इसीलिए आप टारगेट बना लीजिए कि भाई 80-81 प्लस का टारगेट स्कोर लेके आना है। लाइसेंस नहीं है कोई बात नहीं, जल्दी से उसको कर लीजिए, जल्दी से उस काम को कंप्लीट कर लीजिए, बिल्कुल भी देर मत कीजिए। अब आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। अगर 120 दिन में नौकरी चाहते हैं तो आप ये काम कर लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, 2024-25 में तो फिर से आने वाली है, तो कोई बात नहीं, तब भी ले लेंगे, कोई इशू नहीं है। बाकी हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। और अगर आपके पास कोई डाउट है, कोई क्वेरी है सब्जेक्ट से रिलेटेड, कैसे तैयारी करें, क्या करें, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कुछ भी ऐसी बातें हैं जो कि लगता है आपको शेयर करनी चाहिए, आप बिल्कुल मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और भी इंफॉर्मेशन है या कुछ आप इंफॉर्मेशन दूसरों के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पे शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप भी इस नंबर पे अवेलेबल है। बाकी थैंक यू वेरी मच। आप अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई जारी रखिएगा, 120 दिन का टारगेट भूलिएगा मत। हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, गुड डे एंड गुड बाय।